स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता अपने दोस्त विक्रम के साथ। और हम पहुंचे हैं मुखबिर के तीसरे भाग पर। मुखाबिर बोल दिया तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी की बातें अंत में। मुखबिर पार्ट 3। 8 तारीख को सुबह 8:10 पर वर्सोवा के राजेश चतुर्वेदी की दवाइयों के गोदाम से बाहर बाईं तरफ 50-60 कदम पीछे सड़क के किनारे खड़ी कार में देवराज चांद, जगमोहन, विष्णु और सूरी बैठे थे। स्टीयरिंग सीट पर देवराज चांद बैठा था। सबकी निगाह उसी गोदाम वाली इमारत के मुख्य गेट पर थी। 5 मिनट पहले ही जगमोहन गोदाम वाली इमारत के आसपास मंडराकर देख आया था कि भीतर नेशनल ब्रेड की बस खड़ी है। बस का वहां मौजूद पाया जाना उनके लिए उत्साह भरी जानकारी थी कि सब कुछ ठीक से चल रहा है। पैसा भेजने वालों ने अपना प्रोग्राम नहीं बदला है। उनकी कार से 40 कदम पीछे कार में सोहनलाल स्टीयरिंग सीट पर बैठा था और पीछे वाली सीट पर पम्मी शांत सी बैठी थी। पास में बकरे के खून की बोतल रखी थी। जगमोहन ने सोहनलाल को फोन करके गोदाम में बस के खड़े होने के बारे में बता दिया था। ये दोनों कारें सुबह 7 बजे एक पार्किंग से उठाई गई थी। अगले 1-1.5 घंटे में इन कारों को भी छोड़ देना था। सब कुछ ठीक चल रहा था। जगमोहन और सोहनलाल रात में ही उस वीरान जगह पर 2 कारें छोड़ आए थे, जहां पहुंचकर इन सबको 15-15 करोड़ देने थे। योजना के हिसाब से सारा प्रोग्राम ठीक ठाक चल रहा था। कुछ ही दूरी पर टीनू मोर छाप साबुन की बस लिए मौजूद देवराज चौहान के फोन के इंतजार में था। वक्त आगे बढ़ता जा रहा था। 8:55 हो गए थे। कार में खामोशी छाई हुई थी। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा रखी थी और गोदाम वाली इमारत की तरफ देखते हुए कश ले रहा था। जगमोहन बगल वाली सीट पर मौजूद था। पास ही सड़क से भारी ट्रैफिक निकल रहा था। मुंबई की व्यस्तता से भरा दिन कब का शुरू हो चुका था। 9 बज गए। बढ़ते वक्त के साथ साथ वे सब सतर्क होते जा रहे थे। काम करने का वक्त करीब आता जा रहा था। सब दृढ़ता से भरे हुए थे कि काम को बढ़िया ढंग से निपटा देना है। 9:10 हो गए। अब वो बस कभी भी गोदाम से निकल सकती थी। कोई कुछ नहीं बोला। उनके बीच खामोशी छाई रही। 9:40 पर टीनू का फोन आया। जगमोहन ने बात की। वक्त काफी हो गया। वो ब्रेड वाली बस वहां है भी या नहीं? है। मतलब कि काम होगा? हाँ। वक्त ज्यादा वक्त नहीं है। तुम तैयार रहो। मैं तुम्हें फोन पर खबर दूंगा, कहकर जगमोहन ने फोन बंद कर दिया। वक्त काफी हो गया है, विष्णु बोला। काम जल्दी शुरू हो जाएगा। वो बस में नोट भर रहे होंगे, सूरी बोला। अब तो काम खत्म होने वाला होगा। इंतजार लंबा होने लगा। वो अपनी जगह पर डटे रहे। उस बस के गोदाम से बाहर निकलकर सड़क पर आने की देर थी कि काम ने तेजी से शुरू हो जाना था। सब ने हरकत में आ जाना था और फिर वो वक्त भी आया। तब 10:25 हुए थे जब एकाएक नेशनल ब्रेड वाली बस को गोदाम से बाहर निकलते देखा। वो बाहर निकल रही है, विष्णु तेज स्वर में कह उठा। डिब्बे की तरह बंद बस थी वो। आगे ड्राइवर का केबिन था। बस के दोनों तरफ बड़ा बड़ा नेशनल ब्रेड लिखा हुआ था और बड़ी सी ब्रेड बना रखी थी। भीतर क्रेटों में ब्रेड रखी होती थी। उसका दरवाजा पीछे से बंद होता था और पीछे भी दरवाजे के बंद दोनों पल्लों पर नेशनल ब्रेड लिखा था और ब्रेड बनी हुई थी। जगमोहन ने फौरन सोहनलाल को फोन करके कहा, बस बाहर निकल रही है, तुम हमारी कार पर नजर रखो। हम आगे बढ़े तो पीछे आना शुरू कर दो। भीड़ में हम नजरों से ओझल भी हो जाएं तो फोन पर मेरे से संपर्क बनाए रखना। देवराज चौहान की निगाह बस पर थी जो गोदाम से बाहर निकल रही थी। वो सभी देख लेना चाहते थे कि बस दाएं जाती है या बाएं, परंतु बस गोदाम से निकलकर बाएं को इसी तरफ बढ़ी। हमें कार बैक करनी होगी, जगमोहन बोला, और ये बात सोहनलाल को भी फोन करके बताई। 5 मिनट बाद ही नेशनल ब्रेड की वो बस सड़क के ऊपर ट्रैफिक का हिस्सा बन चुकी थी और ट्रैफिक के हिसाब से आगे बढ़ रही थी। देखने वालों के लिए वो रोजमर्रा की चीज
ब्रेड सप्लाई करने वाली बस थी। ये बात तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसके भीतर 152 करोड़ की दौलत रखी हुई है। देवराज चौहान भीड़ का हिस्सा बना बस के पीछे था। उसकी कार और बस के बीच 4-5 कारें थी। उससे कुछ कारों के पीछे सोहनलाल वाली कार थी। तुम्हें कोई घबराहट तो नहीं हो रही? सोहनलाल ने पूछा। खास नहीं, पम्मी गंभीर स्वर में बोली। पहली बार जितनी घबराहट होनी चाहिए उतनी तो हो ही रही है। काम करने में कोई परेशानी? कोई नहीं, मेरे हिस्से में मामूली सा काम है, मैं वो आसानी से कर लूंगी। मैंने कुछ खास नहीं करना है। हम सब तुम्हारे पास ही होंगे, तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी है, सोहनलाल ने कहा। मैं अपने हिस्से का काम बढ़िया ढंग से कर लूंगी। 15 करोड़ की मुझे सख्त जरूरत है। मैं अपने बेटे के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ, पुरानी जिंदगी से पीछा छुड़ा लेना चाहती हूँ। ट्रैफिक मध्यम रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। उसमें नेशनल ब्रेड वाली बस भी थी। हम कहाँ पर हम कहाँ काम को कहाँ पर अंजाम दे सकते हैं? जगमोहन ने पूछा। ऐसी किसी सड़क पर जहां भीड़ कम हो, देवराज चौहान ने कहा। हमें नहीं पता अभी बस किन रास्तों पर आगे बढ़ेगी और किस तरफ जाना है इसे। मेरे ख्याल में अगले 15 मिनट में ये बात काफी हद तक स्पष्ट हो जाएगी। देवराज चौहान भाई, विष्णु बोला, काम हो जाएगा ना? आशा तो है। देवराज चौहान के चेहरे पर मुस्कान उभरी। ऐसा मत कहो, ये कहो कि पक्का हो जाएगा। अगर हम सब मिलकर ठीक तरह से बस पर काबू काबू पा लें तो काम जरूर हो जाएगा। हम ऐसा कर लेंगे, क्यों सूरी? विष्णु ने सूरी को देखा। जरूर कर लेंगे, सूरी ने दृढ़ स्वर में कहा। अगला दृश्य। 20 मिनट बाद। धड़ाक। पीछे वाली कार तोप के निकले गोले की तरह एकाएक देवराज चौहान की कार से जोरों से आ टकराई। देवराज चौहान की कार तेजी से आगे की ओर लपकी और आगे वाली कार से धड़ाक जा टकराई। ऐसा होने की देर थी कि ये तीनों कारें रुक गई। देवराज चौहान की कार बीच में फंसी थी, पीछे का ट्रैफिक भी रुकने लगा था। देवराज चौहान हक्का बक्का रह गया। ये क्या हो रहा है? आगे वो वाली बस दूर होती जा रही थी। जगमोहन, विष्णु और सूरी भी अवाक रह गए थे। ये क्या? सूरी सकपकाया। ये क्या हो गया? सत्यानाश हो गया। जगमोहन के दांत भिज गए। अब शायद हम ये काम नहीं कर पाए। यहां से निकलने की व्यवस्था करो, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा और कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। आगे वाली कार से दो आदमी बाहर निकल आए थे। वो गुस्से में लग रहे थे। देवराज चौहान ने पीछे वाली कार को देखा जिसने टक्कर मारी। उस कार में 3 आदमी थे जो बाहर आ गए थे और देवराज चौहान से सॉरी बोलने लगे। परंतु आगे वाली कार के दोनों आदमी गर्म होने लगे कि हमारी कार को टक्कर क्यों मारी। उन्हें समझाने की चेष्टा की गई परंतु फायदा न हुआ। उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया। कार चोरी की थी। इस मामूली सी घटना से डकैती की सारी प्लानिंग फेल हो गई थी। पुलिस के आ जाने से पहले ही उनका यहां से निकल जाना ठीक था। पीछे वाहनों की कतार लग चुकी थी। हॉर्न पे हॉर्न बजते जा रहे थे। लोग भी उनके पास पहुंचने लगे थे। अब वहां से निकल जाना ही बेहतर था। ये डकैती नहीं हो सकती थी। बस नजरों से ओझल हो चुकी थी। पीछे सोहनलाल भी पम्मी के साथ भीड़ में फंसा पड़ा था। जगमोहन ने विष्णु और सूरी को पम्मी के साथ निकल चलने का इशारा किया। उधर सोहनलाल को फोन किया कि सब कुछ गड़बड़ हो गया है, निकल जाए यहां से। उसके बाद वो सब एक एक करके निकलते चले गए वहां से। इस दौरान टीनू को भी फोन कर दिया गया कि वो जहां भी है मोर छाप साबुन की बस को छोड़कर निकल चले। यहाँ गड़बड़ हो जाने की वजह से काम नहीं हो पाएगा। उसे जल्दी फोन किया जाएगा। इस तरह पूरी तैयारी के बाद भी डकैती का मौका हाथ से निकल गया था। अगला दृश्य। नेशनल ब्रेड की वो बस जिसमें 152 करोड़ भरे हुए थे, वो सामान्य रफ्तार से भीड़ भरी सड़क पर जा रही थी। पीछे क्या हुआ था वो नहीं जानते थे। इस वक्त बस के केबिन में 5 लोग थे। हीरा, पवन और जोगेंद्र ड्राइवर थे, जो कि राजेश चतुर्वेदी के विश्वसनीय आदमी थे। उन्हें पूरी तरह काम समझा दिया गया था। रूट मैप भी दे दिया गया था कि क्रमवार महाराष्ट्र के किस किस शहर में जाना है और नोटों को कहां कहां कितने नोट डिलीवर करने हैं।
और जहां डिलीवरी करने हैं उन्हें भी खबर दे दी गई थी कि इस नंबर की नेशनल ब्रेड की बस इस तारीख को इतने बजे उनके पास पहुंचेगी, और उन्हें बस में मौजूद लोगों के नाम और हुलिये भी ठीक से बता दिए गए थे। मतलब कि सब काम बढ़िया ढंग से राजेश चतुर्वेदी ने संभाल रखा था और फोन द्वारा बस में मौजूद अपने लोगों के संपर्क में था। रावत और सतीश बढ़िया गनमैन थे और सुरक्षा के नाते इस वक्त गनों के साथ बस के केबिन में मौजूद थे। गनें उन्होंने अपने पैरों के पास रखी हुई थी। पवन इस वक्त बस चला रहा था और जोगिंदर आगे वाली बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था। पीछे वाली लंबी सीट पर रावत, सतीश और हीरा बैठे थे। हीरा ने अभी अभी कोई मजाक वाली बात कही थी जिस पर वो सब हंस पड़े। इतने में पवन और हीरा ही थे जो कि पहले से एक दूसरे को जान इनमें पवन और हीरा ही थे जो पहले से एक दूसरे को जानते थे। सतीश, रावत, जोगिंदर पहली बार मिले थे और अब तक इनमें भी पहचान हो गई थी। सब जानते थे कि बस में 152 करोड़ की दौलत है, पर उन्हें पूरा भरोसा था कि वो ठीक से काम निपटाकर 8 दिन बाद खाली बस लेकर सही सलामत वापस लौट आएंगे। बस के पीछे खुलने वाले दरवाजे पर इस वक्त मोटा सा ताला लटक रहा था। दिन के 11:40 हो रहे थे। बस अब मुंबई से बाहर निकलने वाले रास्ते पर थी। इस सड़क पर ना के बराबर ही ट्रैफिक था, मतलब कि बहुत कम ट्रैफिक था। अगले 15 मिनट में उन्होंने बस के साथ मुंबई से बाहर निकल जाना था। अब आखिरी दुकानों वाला रास्ता आ गया था। मॉल भी वहां बना हुआ था एक। यहाँ पर थोड़ी बहुत भीड़ थी, परंतु इतनी भी नहीं कि रुक रुक कर चलना पड़े। पवन ने बस की रफ्तार 40-50 के बीच रखी हुई थी। इस वक्त ये सड़क कुछ तंग थी। पीछे एक काले रंग की कार बार बार हॉर्न दे रही थी कि उसे निकलने का रास्ता दिया जाए। इस साले कार वाले को बहुत जल्दी लगी है, पवन मुंह बनाकर शीशे में देखता क्या उठा। साइड दे दे, जोगिंदर बोला। नहीं दे सकता, सड़क तंग है, पवन ने कहा। तो चलने दे ऐसे ही। पीछे वाली कार अभी भी हॉर्न दिए जा रही थी। चैन नहीं है इसे, पवन बड़बड़ाया। परंतु 2-3 मिनट की कोशिश के पश्चात पवन और थोड़ी सी साइड दिए जाने के बाद कार ने उनकी बस को ओवरटेक किया। इस चक्कर में काली कार का पहिया फुटपाथ पर चढ़ गया। अब सालों को चैन मिलेगा, जोगिंदर कह उठा। काली कार बस से आगे निकली थी कि तभी काली कार में ब्रेक लगे। कार थोड़ी सी टेढ़ी होकर रुकती चली गई। पवन ने तुरंत बस के ब्रेक लगा दिए। तेज झटके के साथ बस रुक गई। अगर पवन बस के ब्रेक लगाने में जरा भी देर कर देता तो कार के साथ बुरी तरह टकरा जानी थी बस। पागल हो गया ये कार वाला, सतीश गुस्से में कह उठा। लगता तो ऐसा ही है, पवन के शब्द शब्द होंठों में ही रह गए। तभी कार का पीछे का दरवाजा खुला और खून से सनी एक युवती को बाहर गिरते देखा। ये क्या है, जोगिंदर के होंठों से निकला। ये तो लाश लगती है, पवन तेज स्वर में बोला। हिल रही है, हिल रही है, अभी जिंदा है ये कार वाले। तभी कार ने तूफानी रफ्तार पकड़ी और दौड़ पड़ी। उसका पीछे का खुला दरवाजा खुद ही झटके के साथ बंद हो गया। पवन, जोगिंदर, हीरा, रावत, सतीश हक्के बक्के देखते रह गए। सब कुछ 2 पलों में ही हुआ। उनकी बस के आगे खून से लथपथ लड़की गिरी पड़ी थी। शायद वो मरने वाली थी। कभी कभार वो हिलती, नहीं तो निश्चल सी ही पड़ी रहती। सड़क के दोनों तरफ दुकानें थी, लोग आ जा रहे थे। काफी लोगों ने यह नजारा देखा था। हर कोई हैरान परेशान सा ये सब होता देखकर ठगा रह गया। ये क्या हो गया, सतीश हैरानी से कह उठा। वो काली कार वाली लड़की को मारकर सड़क पर फेंक, ये रेप का मामला है। हमें निकल चलना चाहिए, हीरा ने कहा। बस को किसी तरह साइड से निकालकर। यही वो पल था कि बस के दोनों तरफ के दरवाजे खुले और एक के बाद एक 4 आदमी बस में प्रवेश करते गए। उनमें से एक देवराज चौहान था और 3 अन्य आदमी। सबके हाथों में रिवॉल्वरें दबी थी और चेहरे पर कठोरता के भाव नाच रहे थे। उन पांचों को सोचने समझने का भी मौका नहीं मिला और उन चारों ने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोलियों के धमाके गूंज उठे। गन मैनों को तो नीचे पड़ी गनों को उठाने का मौका भी नहीं मिला। यह सारा काम मात्र 15 सेकंड में पूरा हो गया। तभी बस के आगे खून से नहाई लड़की फौरन उठ खड़ी हुई और बस में प्रवेश कर गई।
तब तक देवराज चौहान ने स्टीयरिंग सीट पर मरे पड़े पवन को एक तरफ लुढ़काया और खुद स्टीयरिंग सीट पर जा बैठा। लाशों को बाहर फेंको, कोई जिंदा है तो उसे भी बाहर फेंक दो, देवराज चौहान गुर्राया। बस स्टार्ट थी। बाकी तीनों ने बस में पड़े उन पांचों को एक एक करके बस के आगे खुले दरवाजे से बाहर फेंका। उस खून से डूबी लड़की ने भी इस काम में अपने साथियों की सहायता की। बस के बाहर सड़क के दोनों तरफ की दुकान वालों ने वहां खड़े लोगों को ने सांस रोके ये सब कुछ होते देखा। तभी देवराज चौहान ने बस को आगे की खाली सड़क पर दौड़ा दिया। सतीश के शरीर को तब चलती बस से ही बाहर फेंका गया था। इस सारे काम में मात्र 40-45 सेकंड लगे। हमने बाजी मार ली, एक ने हंसकर कहा। करोड़ों की दौलत हम ले उड़े। बस दौड़ाते देवराज चौहान के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान नाच रही थी। अगला दृश्य। इतना बुरा हमारे साथ पहले कभी नहीं हुआ, जगमोहन झल्लाए स्वर में बोला। हमने डकैती की योजना तैयार की, साथी इकट्ठे किए और ऐन मौके पर काम पर जाते समय एक्सीडेंट हो गया। किसी ने पीछे से कार ठोक दी और हमारी कार आगे खड़ी कार में जा लगी। लोग इकट्ठा हो गए, पुलिस को फोन कर दिया गया, हम वहीं फंस कर रह गए। नोटों से भरी नेशनल ब्रेड की वो बस हमारी नजरों से ओझल हो गई और सारा मामला पलों में खत्म हो गया। देवराज चौहान आंखें बंद किए सोफे पर बैठा रहा। सोहनलाल जगमोहन के गुस्से भरे चेहरे को देख रहा था। सच में बहुत बुरा हुआ, सोहनलाल ने गंभीर स्वर में कहते हुए सिर हिलाया। समझ में नहीं आता कि गुस्सा किस पर उतारूं। किसी की गलती से ये सब हुआ होता तो मैं उसका सिर तोड़ देता, परंतु सड़क पर एक्सीडेंट हो जाना साधारण सी बात है, इसमें तो किसी की गलती भी नहीं है, जगमोहन ने उसी लहजे में कहा। परंतु हमारा तो सारा काम खराब हो गया। कहाँ हम 152 करोड़ की नकद रकम के सपने ले रहे थे और कहाँ अब हारे हुए इंसानों की तरह बैठे हैं जिनका सब कुछ अचानक ही किसी ने छीन लिया हो। लेकिन जो भी कुछ हुआ हो उसमें हम किसी में से किसी की कोई गलती नहीं थी, सोहनलाल बोला। ये एक बुरा इत्तेफाक था जो कि हो गया। इस बात का दुख तो हमेशा ही रहेगा कि बिना वजह के शिकार हम बने और दौलत हमारे हाथ से। हम अभी भी तो कुछ कर सकते हैं, एकाएक जगमोहन ने कहा। कैसे? उस बस को तलाश कर सकते हैं कि वो किधर गई। और तभी देवराज चौहान ने आंखें खोली और कहा, उस बस को भूल जाओ, हम इस मामले में अब कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? हमें नहीं मालूम कि वो बस किस रास्ते पर गई है और उसे ढूंढ पाना भी आसान नहीं है। ये मामला खत्म समझो। इन हालातों पर मुझे दुख हो रहा है, जगमोहन ने कहना चाहा। सबको ही हो रहा है, सोहनलाल बोला। जगमोहन होंठ भींच कर रह गया। ऐसा भी हो जाता है, इसकी समझ हमें आ गई है, देवराज चौहान बोला। मैं खुद भी अजीब सी स्थिति में फंसा पड़ा हूं कि अचानक ये क्या हो गया। लेकिन हमें मानना होगा कि एक मामूली से एक्सीडेंट ने हमारी योजना फेल कर। तभी जगमोहन का फोन बजने लगा। हेलो, जगमोहन ने बात की। ये क्या हो गया? उधर से टीनू की मरी आवाज आई। तुम तो आज मुझे 15 करोड़ देने। तुम्हें पता है ना क्या हो गया? लेकिन क्यों हो गया? मैंने कितनी मेहनत की थी इस काम में और अब मैं क्या करूं? जगमोहन झल्लाया। पर मेरा क्या कसूर है जो मुझे 15 करोड़ नहीं मिले? मैं तो अपना काम ठीक से कर रहा। सभी अपना काम ठीक से कर रहे थे, जगमोहन ने कुढ़े स्वर में कहा। ऊपर वाला ही नहीं चाहता कि हम ये काम करें तो काम कैसे होता? ये मामला खत्म। भूल जाओ कि हम कभी 152 करोड़ के नोटों से भरी बस पर हाथ डालने वाले थे। भूल जाऊं? टीनू के स्वर में गुस्सा आ गया। मेरे 15 करोड़ डूब गए और जगमोहन ने फोन बंद कर दिया। आज जो हुआ इससे बुरा हमारे साथ और क्या हो सकता है? सोहनलाल अजीब सी मुस्कान से कह उठा। अगला दृश्य। इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े ने कमिश्नर साहब के ऑफिस में प्रवेश किया तो दिन के 12:15 हो रहे थे। हमेशा की तरह वानखेड़े सादे कपड़ों में था। कमिश्नर देवी शंकर ने गंभीर निगाहों से उसे देखते हुए कहा, क्या कर रहे हो वानखेड़े? वही सर, रूटीन के काम। मुझे सर मत कहा करो, तुम्हें कितनी बार कहा है, कमिश्नर देवी शंकर ने कहा।
तुमने तरक्की नहीं ली, ले ली होती तो आज मेरी तरह कमिश्नर की वर्दी पहने बैठे होते। कभी हम दोनों इंस्पेक्टर के तौर पर काम करते थे। देवी कहे मुझे, पहले की तरह। वानखेड़े मुस्कुराकर रह गया। एक मामला अभी अभी मेरे सामने आया है, अगर तुम इसे हाथ में लेना चाहो। दिलचस्प मामला है, देवी शंकर ने कहा। क्या? नेशनल ब्रेड की बस मुंबई सीमा से कुछ पहले लूट ली गई है, जबकि ब्रेड सप्लाई करने वाली बस को लूटना मेरी समझ से बाहर है। ऐसी बसें सड़कों पर आम दौड़ती दिख जाती हैं, परंतु ये काम बहुत ही शातिराना ढंग से किया गया है। इसी वजह से मैंने तुम्हें बुलाया है। कमिश्नर देवी शंकर ने गंभीर स्वर में कहा। बस को रोकने के लिए पहले खून में डूबी लड़की बस के सामने गिरा दी। बस वालों का ध्यान बटा। बस रोकी गई तो पहले से ही बस के पीछे कार में मौजूद 4 लोग उतरे और रिवॉल्वर निकाले ड्राइवर के केबिन में प्रवेश कर गए। केबिन में 5 लोग मौजूद थे। एक बस चला रहा था और 4 अन्य लोग थे। उन लोगों ने पांचों को गोलियां मारी और बस को ले भागे। खून सनी लड़की जो कि बस के सामने आ गिरी थी, बाद में वो भी बस में आ बैठी। उन पांचों को गोलियां मारने के बाद बस से बाहर फेंक दिया गया। उनमें से 2 तो उसी वक्त मर गए थे। बाकी 3 हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ये सब कुछ पुलिस के आंखों देखे गवाहों से पता चला है। जहां पर यह हादसा हुआ वहां दोनों तरफ दुकानें हैं। एक दुकान फोटोग्राफर की भी है। उस वक्त फोटोग्राफर के हाथ में वीडियो दुकान से ही सामने होती घटनाओं को कैद कर लिया था। मतलब कि उस फिल्म को देखकर भी काफी कुछ जाना जा सकता है। जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनके चेहरे जरूर उस फिल्म में आ गए होंगे। ये केस हरिनगर के थाना इंचार्ज असलम जाफरी के पास है। वानखेड़े ने कुर्सी खींची और बैठ गया। देवी, वानखेड़े गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारा मतलब कि नेशनल ब्रेड को हथियाने के लिए कुछ लोगों ने इतनी योजना बनाई और 5 लोगों को गोलियां मार दी? ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। यही तो बात सवाल खड़े कर रही है कि मात्र ब्रेड सप्लाई करने वाली बस को पाने के लिए 5 लोगों को गोलियां मारी गई। यह बात बहुत हैरानी पैदा कर रही है कि उस बस में ब्रेड ही थी। अभी इस बारे में कुछ नहीं पता। और कुछ और भी हो सकता है क्या? देवी शंकर ने उसे देखा। कुछ और ही होना चाहिए, वानखेड़े ने विश्वास भरे स्वर में कहा, वरना 5 लोगों को शूट करके ब्रेड से भरा ट्रक लूटा जाए, ये हो ही नहीं सकता। गोलियों से जो घायल हैं उनके बयान अभी बयान नहीं लिया जा सका। उनकी हालत ठीक नहीं है। नेशनल ब्रेड की तरफ से बस के बारे में कोई रिपोर्ट? मेरे ख्याल में नहीं। बेहतर होगा तुम असलम जाफरी से हरिनगर पुलिस स्टेशन फोन करके बात कर लो। मुझे यह मामला गंभीर लग रहा है। तुम इस मामले को हाथ में ले लो तो बेहतर होगा, कमिश्नर देवी शंकर ने गंभीर स्वर में कहा। ठीक है देवी, वानखेड़े उठते हुए बोला, इस मामले को मैं देख लेता हूं। अगला दृश्य। इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े ने हरिनगर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज असलम जाफरी से फोन पर बात की। जाफरी उस वक्त फील्ड में था और उसने कहा कि आधे पौने घंटे के बाद वो पुलिस स्टेशन में ही मिलेगा। वानखेड़े जब हरिनगर पुलिस स्टेशन पहुंचा तो इंस्पेक्टर अहमद जाफरी को वहां मौजूद पाया। वो पसीने से भीगा हुआ था और अभी वहां पहुंचा था। वानखेड़े ने पुनः अपना परिचय दिया, कार्ड दिखाया और बताया कि कमिश्नर देवी शंकर ने उसे इस केस पर लगाया है और उसके साथ ही इस केस पर काम करेगा। अपने सीनियर अधिकारी को हेडक्वार्टर से आया पाकर जाफरी ने चाय पानी का इंतजाम करना चाहा तो वानखेड़े ने मुस्कुराकर कहा, मेरे दोस्त बनकर मेरे साथ काम करो, मुझे सीनियर मत समझो। किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं खुद ही कह दूंगा। इंस्पेक्टर अहमद जाफरी ने सिर हिला दिया। मुझे बताओ कि मामला क्या है और अब तक तुमने क्या किया इस मामले में? यह मामला काफी संगीन है और मैं इसे समझने की चेष्टा कर रहा हूं वानखेड़े साहब, इंस्पेक्टर असलम जाफरी ने गंभीर स्वर में कहा। मैंने घटनास्थल पर जाकर लोगों के बयान लिए हैं। इस मामले में आंखों देखे गवाह बहुत हैं। ऐसे में लोगों से बयान मिलने में कोई कमी नहीं रही। सबका बयान एक ही जैसा है। अक्सर एक ही मामले में लोगों का बयान अलग अलग होता है, पर इस बार सब एक जैसी ही बात कर रहे हैं। मुझे हैरानी है कि नेशनल ब्रेड की साधारण बस रोकने के लिए कुछ लोगों ने बस में मौजूद 5 लोगों को गोली मारकर बाहर फेंक दिया।
ये क्रूरता भरा काम है, परंतु मुझे लगता है कि मामला कुछ और ही है। जो नजर आ रहा है सब कुछ वैसा नहीं है। बस में मौजूद उन 5 में से 2 तो घटना स्थल पर ही मारे गए। 3 जो कि हॉस्पिटल में एडमिट थे, थोड़ी देर पहले उनमें से एक और मर गया है। बाकी 2 बचे हैं, परंतु वो भी अच्छी हालत में नहीं है, बयान देने की स्थिति में नहीं है। वहां पुलिस वाले तैनात हैं। लोगों ने क्या बयान दिए? वानखेड़े ने पूछा। यह है कि नेशनल ब्रेड की बस सड़क पर जा रही थी, तभी पीछे से काली कार उसे ओवरटेक करने के लिए, जगह मांगने के लिए बार बार हॉर्न बजाई जा रही थी। जैसे तैसे वो काली कार ओवरटेक करके बस के आगे आई। एकाएक कार रुकी और खून से लथपथ लड़की बाहर आ गिरी। ऐसा होते ही कार भागती चली गई। उधर लड़की को सड़क पर बस के आगे किसी गिरी पाकर बस के ड्राइवर ने फौरन बस रोक दी। तभी बस के ठीक पीछे मौजूद कार में से 4 लोग निकले और 2 आदमी एक तरफ, 2 दूसरी तरफ बस के आगे वाले दरवाजे पर जा पहुंचे और रिवॉल्वर निकालकर बस के दरवाजे खोलते भीतर जा घुसे। फिर अगले ही पल गोलियां चलने की आवाजें आने लगी। उसके बाद उन गोली लगे लोगों को बाहर गिराया जाने लगा और कुछ लोगों ने बताया कि तब तक एक ने बस की ड्राइवर की जगह संभाल ली थी। तभी बस के आगे खून में लथपथ पड़ी लड़की उठी और बस में आ गई और वो बस आगे बढ़ गई। बस में गोली लगे 5वें आदमी को चलती बस से 20 कदम आगे गया। उन्हें इस तरह बस से बाहर फेंकने से उनकी हालत और खराब हो गई है। और बस चली गई? वानखेड़े ने पूछा। हाँ। बस के कहीं दिखाई देने की खबर? नहीं। उसका नंबर फ्लैश किया है, परंतु बस के कहीं भी दिखाई देने की कोई खबर नहीं मिली अभी तक। जिन लोगों ने ये काम किया है, लोगों ने उन्हें देखा पहचाना तो होगा। कई लोगों ने उन चारों को देखा है। कई उन्हें दोबारा देखने पर पहचान लेने का दावा कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात तो ये रही कि पास ही के एक फोटोग्राफर ने वीडियो कैमरे से दुकान के भीतर बैठे बैठे ही उनकी फिल्म बना ली थी। वो मैं लाया हूं और सब इंस्पेक्टर मुरली यहीं थाने में उस फिल्म को चलाने का इंतजाम कर रहा है। ये काम करने वालों को हम आसानी से ढूंढ लेंगे अगर उनके चेहरे हमारे पास हुए तो। देखते हैं फोटोग्राफर ने कैमरे में क्या क्या कैद किया है। वानखेड़े ने सिगरेट सुलगाई, कश लिया और बोला, जो तुमने बताया वो मुझे पहले ही मालूम था। तुम्हारा ख्याल ठीक है कि नेशनल ब्रेड की बस को पाने के लिए कोई 5 लोगों को शूट नहीं करेगा। उस बस में कोई खास चीज हो सकती है या ऐसा करने की कोई खास वजह हो सकती है। इस बारे में हमें अभी तक कुछ नहीं मालूम। नेशनल ब्रेड की तरफ से अपनी बस या गोली लगे आदमियों की कोई खबर? अभी तक ऐसी भी कोई खबर नहीं है। नेशनल ब्रेड वालों को फोन किया तो उन्होंने ऐसी कोई जानकारी ही होने से इनकार कर दिया। 2 पुलिस वाले मैंने नेशनल ब्रेड के ऑफिस में भेजे हैं। देखना है कि वो क्या खबर लाते हैं। मेरे ख्याल में तो नेशनल ब्रेड वालों को ऐसे वक्त में खामोश नहीं रहना चाहिए। उनके 5 आदमियों को गोलियां मारी गई हैं। उनमें से 3 की तो जान जा चुकी है, 2 की हालत भी ठीक नहीं है। शायद उन्हें अभी ठीक से मामले का पता नहीं है। अब पता लग जाएगा। ये मामला गंभीर है इंस्पेक्टर जाफरी। सिर्फ ब्रेड वाली बस ले जाने की बात नहीं है। यही तो समझ में नहीं आ रहा कि असल बात क्या है। पूरी प्लानिंग के साथ इस काम को अंजाम दिया गया है। बस को रोकने के लिए खून सनी लड़की का इस्तेमाल किया गया। बस का पहले से ही पीछा किया जा रहा था। तभी तो। वानखेड़े की बात अधूरी रह गई। टेबल पर मौजूद फोन की बेल बजने लगी। इंस्पेक्टर अहमद जाफरी ने रिसीवर उठाकर बात की। हेलो, इंस्पेक्टर अहमद जाफरी से बात कराओ। दूसरी तरफ से राजेश चतुर्वेदी की आवाज आई। मैं जाफरी ही हूँ। आप कौन साहब हैं? इंस्पेक्टर, मैं नेता राजेश चतुर्वेदी बोल रहा। ओह, चतुर्वेदी साहब, मैं आपसे एक बारी मिला था। मैंने आपकी आवाज पहचान ली। इंस्पेक्टर, नेशनल ब्रेड की बस को लूटने का क्या मामला है? जाफरी ने सब कुछ बताया। वानखेड़े की निगाह कान इन सब बातों पर ही थे। अब वो बस कहाँ है? नेताजी, बस की तो अभी तक कोई खबर नहीं है। उसे ढूंढने की पूरी कोशिश। इंस्पेक्टर जाफरी, मेरी बात सुनो। उधर से राजेश चतुर्वेदी ने व्याकुल स्वर में कहा, इस मामले को उछालना बंद कर दो और खामोशी से बस को ढूंढो और मुझे बता दो। ये करने का तुम्हें 1 करोड़ दिया जाएगा। क्या? जाफरी चौंका। मेरी बात समझे? समझ गया नेताजी, पर यह मामला कैसे दब सकता है?
मैं मीडिया वालों को पूरी जानकारी हो चुकी है, टीवी चैनल वाले भी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और सारे मामले पर नजर रखे हुए हैं। आप तो टीवी वालों को जानते ही हैं कि लोग हर मामले में कितनी उछल कूद मचाते हैं। मैं बहुत कठिनता से वहां से बाहर निकल के आया हूँ। इंस्पेक्टर, लगता है तुम 1 करोड़ नहीं कमाना चाहते। मैंने तो तुम्हें सिर्फ इतना कहा है कि खामोशी से बस का पता करो और सबसे पहले मुझे बता। आप क्या करेंगे नेताजी? आपका बस से क्या वास्ता जो? 1 करोड़ मिलेगा तुम्हें। मेरी बात की तरफ ध्यान दो। उस बस में मेरा कुछ सामान रखा है। जब तुम बस के बारे में मुझे बताओगे तो मेरे आदमी वहां आएंगे और बस के भीतर रखा मेरा सामान निकाल लेंगे। तुम्हारे घर 1 करोड़ रुपया पहुंच जाएगा। उसके बाद तुम बस के बारे में अपने अफसरों को और मीडिया को खबर देते रहना, जो भी करना हो, पर मेरा काम हो जाने के बाद। मैं समझ गया नेताजी। इंस्पेक्टर अहमद जाफरी ने गंभीर स्वर में कहा। कुछ बताएंगे कि मामला क्या है? तुम्हें क्या लेना देना इस? नेताजी, बस पर हमला करने वाले लोग कौन थे? मैं उनके बारे में सोचकर हैरान हूं कि वो लोग कौन थे। और बस में, नेशनल ब्रेड की बस में आपका कुछ सामान जा रहा था, इस वजह से बस पर हमला किया गया। भीतर मौजूद 5 लोगों को शूट करके बाहर फेंक दिया गया। वो लोग बस के साथ पहले से ही प्लानिंग बनाकर चल रहे थे। मतलब कि उन्हें पहले से ही पता था कि बस में कुछ सामान। वो सामान क्या है नेताजी? तुम्हें जितना कहा गया है उतना करो इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर जाफरी खामोशी से रिसीवर कान पर लगाए रहा। सुना तुमने इंस्पेक्टर, या ऊपर से फोन करवाऊं? ऊपर से फोन करवाने की क्या जरूरत है नेताजी? आपने कह दिया, मेरे लिए इतना ही बहुत है। जाफरी का एक मुस्कुरा कर बोला। बस के बारे में पता चलते ही पहली खबर आपको दूंगा। 1 करोड़ मिलेगा तुम्हें। तभी तो आपकी सेवा करके मुझे बहुत खुशी होगी। उधर से राजेश चतुर्वेदी ने फोन बंद कर दिया। इंस्पेक्टर जाफरी ने रिसीवर रखकर वानखेड़े को देखा। वानखेड़े की निगाह जाफरी पर टिकी हुई थी। और सुनिए जाफरी साहब, और सुनिए वानखेड़े साहब, जाफरी ने गंभीर स्वर में कहा। नेता राजेश चतुर्वेदी साहब का नाम तो सुना है। वो पार्टी का बड़ा नेता है, क्या हुआ? उन्हीं नेता साहब का फोन था। वो कहते हैं कि नेशनल ब्रेड की बस में उनका कुछ सामान पड़ा है, जिसे वो लोग ले भागे हैं। उनका कहना है कि बस की खबर लगते ही सबसे पहले उन्हें खबर करूं, ताकि वो अपना सामान निकाल सकें। इस काम के लिए वो मुझे 1 करोड़ रुपया देंगे। नेता ने ये बताया कि ये काम किसने किया? वानखेड़े ने पूछा। नेताजी का कहना है कि बस पर हमले को लेकर वो खुद हैरान है, जबकि मेरा ख्याल है कि उन्हें कुछ पता भी होगा तो हमलावरों के बारे में वो भी नहीं बताएंगे। इससे उनकी कोई पोल खुल जाने का खतरा होगा। अब ये मामला और भी गंभीर हो गया है जाफरी, वानखेड़े ने कहा, क्योंकि इस मामले से नामी पार्टी के वरिष्ठ नेता का नाम जुड़ा हुआ है। हो सकता है पार्टी भी इस मामले से जुड़ी हो। अगर ये बात मीडिया को पता चल जाए तो पार्टी की खैर नहीं। दोनों कई पल एक दूसरे को देखते रहे। राजेश चतुर्वेदी के फोन वाली बात अभी किसी से मत करना। इससे हो हल्ला उठ खड़ा होगा और हमारी जांच भी प्रभावित होगी। बाद में देखेंगे कि चतुर्वेदी को इस मामले में लाना है कि नहीं। तुम्हारे पूछने पर भी उसने नहीं बताया कि बस में क्या था? नहीं बताया। जवाब में वो मुझे 1 करोड़ दिखाने लगा और बोला कि ऊपर से फोन करवा देता हूँ। वानखेड़े ने सोच भरे अंदाज में सिर हिलाया। बस में यकीनन गैर कानूनी सामान होगा, वानखेड़े ने कहा। तभी तो नेता ने तुम्हें फोन किया। वो मामले को दबाने की कोशिश में है कि किसी को पता न चले कि नेशनल ब्रेड की बस में क्या है। अगर नेता सच्चा होता तो अब तक हो हल्ला मचाकर पुलिस के बड़े अधिकारियों को परेशान कर देता। हमने नेता की परवाह नहीं करनी है। उसे भूल जाओ और अपनी जांच जारी रखो। हम वर्दी वाले हैं। हम सिर्फ कानून के लिए काम करते हैं, किसी नेता के लिए नहीं। वानखेड़े साहब, जाफरी ने सोच भरे स्वर में कहा, नेताजी का वो सामान जरूर कुछ खास ही होगा, जो कि नेशनल ब्रेड की बस की आड़ में भेजा जा रहा था। ब्रेड की बस ऐसी होती है कि आमतौर पर पुलिस उस पर शक नहीं करती। हम पता लगा लेंगे कि बस में क्या था। उन लोगों को भी पकड़ लेंगे जिन्होंने बस को। तभी सब इंस्पेक्टर मुरली भीतर प्रवेश करता हुए कहा, सर, दूसरे कमरे में सब तैयार है। उस कैमरे में जो शूट हुआ था, हम सब देख सकते हैं उसे।
इंस्पेक्टर जाफरी उठते हुए वानखेड़े से बोला, उस फोटोग्राफर ने उस घटना के हमें हाथों हाथ सीडी बनाकर दे दी थी। जिन लोगों ने यह काम किया है, अब हम उनके चेहरे देख सकते हैं। वो शरीफ लोग तो नहीं होंगे, पहचाने जाएंगे। वो हमसे बचने वाले नहीं है। वानखेड़े भी उठ खड़ा हुआ। वो तीनों बगल वाले कमरे में पहुंचे। वहां डीवीडी और टीवी तैयार रखा था। सब इंस्पेक्टर मुरली ने डीवीडी चला दी। वानखेड़े और जाफरी कुर्सियों पर बैठ गए। टीवी पर शूट की हुई फिल्म दिखने लगी। फिल्म आधी अधूरी थी, परंतु बहुत कुछ स्पष्ट हो रहा था। बस के भीतर रिवॉल्वरें थामे लोग दिख रहे थे। गोलियां चलने की मध्यम सी आवाजें उभरी थी। वो खून से सनी युवती भी बस में चढ़ती नजर आई। एक ड्राइविंग सीट पर बैठ गया था। पल भर के लिए उसका चेहरा दिखा। वानखेड़े के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। रुको रुको, वानखेड़े तेज स्वर में बोला, थोड़ा वापस करके उसका चेहरे को दिखाओ जो अभी ड्राइविंग सीट पर बैठा था। मुरली जोशी ने ऐसा ही किया। चंद पलों के बाद स्क्रीन पर देवराज चौहान का रुका हुआ चेहरा दिखा। वानखेड़े की आंखें फैल गई। आप इसे जानते हैं क्या? इंस्पेक्टर असलम जाफरी ने उसके चेहरे के भाव देखकर कहा। वानखेड़े के होंठ भिज गए। उसने जाफरी को देखा। आप यकीनन इसे जानते हैं। आपके चेहरे के भाव बता रहे हैं कि हाँ, ये डकैती मास्टर देवराज चौहान है। वानखेड़े हद से ज्यादा परेशान था। मुझे विश्वास नहीं आ रहा कि देवराज चौहान इस तरह खून खराबा करेगा। वो ऐसा नहीं है। उसकी फाइल मेरे पास है। मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूं। लेकिन वो तो कर रहा है वानखेड़े साहब, जाफरी ने गंभीर स्वर में कहा। वानखेड़े ने बेचैनी से पहलू बदला। ये सच में डकैती मास्टर देवराज चौहान है? जाफरी ने पूछा। हाँ। वानखेड़े की आंखें सिकुड़ी हुई थी। ये तो खतरनाक डकैती मास्टर है। इसने कितनी आसानी से 5 लोगों को शूट करके बस से बाहर फेंक दिया। ऐसे लोगों को आजाद नहीं रहना चाहिए। पकड़ लेना चाहिए या मार देना। मुझे विश्वास नहीं आ रहा, वानखेड़े ने व्याकुलता से कहा। किस बात का? कि ये देवराज चौहान ने किया है। पहले उसने कभी ऐसा नहीं। लेकिन आप ही तो कह रहे हैं कि ये देवराज चौहान है, फिर दो विचार क्यों बता रहे हैं? तुम नहीं समझोगे जाफरी। मैं देवराज चौहान को अच्छी तरह से जानता हूं। सीडी आगे चला मुरली। टीवी पर बाकी की फिल्म चलने लगी। सब कुछ देखा और बस को आगे जाते देखा गया। देवराज चौहान के साथियों में से किसी को पहचाना मुरली? नहीं सर। इनके स्पष्ट चेहरों की तस्वीरें बना ले, हम आसानी से इनके बारे में कुछ ही घंटों में जान लेंगे। यस सर। वानखेड़े के चेहरे पर सख्ती नाच रही थी। जाफरी ने वानखेड़े को देखा। क्या हुआ वानखेड़े साहब? समझ में कुछ नहीं आ रहा। मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि यह काम देवराज चौहान ने किया है। पर मुझे यकीन हो गया है। सब कुछ तो हमारे सामने है। वानखेड़े ने दांत भींच लिए। बहुत बुरा किया इस डकैती मास्टर ने। अगर ये मुझे कभी दिखा तो मैं सीधे सीधे इसे शूट कर दूंगा। जाफरी कह उठा। उससे पहले मैं ही देवराज चौहान को ढूंढ कर खत्म। तभी दरवाजा खोलकर एक हवलदार ने भीतर प्रवेश किया। सर, बाहर 2 खबरी चैनलों के रिपोर्टर अपनी वैन के साथ मौजूद हैं। वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, हवलदार ने कहा। जरूर। इंस्पेक्टर अहमद जाफरी कठोर स्वर में वानखेड़े को देखता कह उठा। अब हम उन्हें ये बता ही सकते हैं कि इस सारे मामले के पीछे कौन है। आपका क्या ख्याल है वानखेड़े साहब? मीडिया को देवराज चांद के बारे में बता दें? मेरे ख्याल में अभी हमें रुकना चाहिए। क्यों? वानखेड़े ने जाफरी को देखा, कुछ कहा नहीं। मेरे ख्याल में मीडिया को देवराज चौहान के बारे में जरूर बताना चाहिए। जो सीडी हमारे पास है वो सीडी मीडिया के पास भी पहुंच सकती है। उस फोटोग्राफर को मैंने मना कर दिया था कि सीडी किसी को न दे, परंतु चैनल वाले काफी तेज होते हैं। अपने काम की चीज हासिल कर ही लेते हैं। ऐसा ना हो कि 1 घंटे बाद टीवी की खबरों में बताया जा रहा हो कि ये काम डकैती मास्टर ने किया है। ये सीडी भी टीवी पर दिखाई जा रही हो और बताया जा रहा हो कि पुलिस से पहले टीवी वालों ने ये बात जान ली।
ऐसा हुआ तो इसमें पुलिस पुलिस की मिट्टी खराब होगी। इस बात को दबाए रखने में नुकसान है, फायदा नहीं है। वानखेड़े ने गंभीर नजरों से जाफरी को देखते हुए कहा, जैसा तुम ठीक समझो। मुरली, इंस्पेक्टर असलम जाफरी ने कहा, बस पर वारदात करने वालों की स्पष्ट तस्वीरें निकलवाओ। यह काम जल्दी होना चाहिए। 2 घंटे में हो जाएगा ये काम, सर। आइए वानखेड़े साहब, जाफरी उठता हुआ बोला। बाहर टीवी वालों को 5 मिनट में निपटा लें। वानखेड़े भी उठ खड़ा हुआ। एक बात कहूं वानखेड़े साहब, बुरा तो नहीं लगेगा? क्या? डकैती मास्टर देवराज चौहान की फाइल आपके पास है। वो माना हुआ डकैती मास्टर है, ये बात आप मेरे से बेहतर जानते हैं। अभी अभी आपने देखा ही है कि वो कितना बड़ा कांड करके हटा है। परंतु आप देवराज चौहान के लिए सख्त नहीं दिख रहे। तुम्हारा ख्याल ठीक है जाफरी। ऐसा क्यों? देवराज चौहान डकैतियां जरूर करता है, परंतु वो किसी शरीफ आदमी के व्यक्तिगत पैसे पर हाथ नहीं डालता। ये तो कोई वजह न हुई। वो हत्याएं भी नहीं करता पैसा पाने के लिए। जनता के लिए वो कभी भी खतरनाक नहीं बना। ये भी कोई बढ़िया वजह नहीं हुई। 2-3 बार मैं उसे पकड़ने की हद तक पहुंच गया, परंतु ये जानते हुए भी उसके हाथों में पड़ने पर भी उसने मुझे कुछ नहीं कहा। 2 बार बिना किसी मतलब के वो मेरी जान बचा चुका है। समझा? अगर कभी कहीं मिल जाए तो बहुत अच्छी तरह बात करता है, जबकि मैं उसे पकड़ने की फेर में होता हूँ। मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तभी तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि देवराज चौहान ऐसा खून खराबा करेगा अपना काम पूरा करने के लिए। कभी नहीं। पर अब तो सब कुछ आपके सामने है। उसी ने 5 को मारा है। 3 साथी उसके साथ थे। वो लड़की भी उसके साथ थी। शक वाली कोई बात ही नहीं है। आइए, ये बात मीडिया वालों को बता दें, उसके बाद हॉस्पिटल चलेंगे कि शायद वहां घायल दोनों लोगों में से कोई बयान देने की स्थिति में हो तो मामला और भी हमारे सामने स्पष्ट हो जाएगा। अगर नेता राजेश चतुर्वेदी से बातचीत हो जाए और वो हमें सब कुछ बता दे तो हम इस मामले को जल्दी ही हल कर सकेंगे। मैं तो पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी सहायता से देवराज चौहान तक पहुंच सकूं, उसे पकड़ सकूं, मौका लगे तो उसे शूट कर सकूं। जबकि देव वानखेड़े के सोचों में डूबे चेहरे पर गंभीरता नाच रही थी। अगला दृश्य। मीडिया के सवालों के जवाब दिए गए। उन्हें बताया गया कि इस काम के पीछे डकैती मास्टर देवराज चौहान है और उन्हें काफी सुराग मिल गए हैं। वो जल्दी ही सारा मामला सुलझा लेंगे। 10 मिनट तक जवाब देने के पश्चात इंस्पेक्टर अहमद जाफरी और वानखेड़े वापस पुलिस स्टेशन में प्रवेश कर आए। प्रेस वालों के सवालों के जवाब देते वानखेड़े काफी गंभीर नजर आ रहा था। अजीब सी बेचैनी के भाव उसके चेहरे पर नजर आ रहे थे। मेरे लिए बहुत बड़ी हैरानी की बात है कि ये सब देवराज चौहान ने किया। पुलिस स्टेशन के भीतर आकर वानखेड़े बोला, वो तो किया ही है। हमारे पास उसकी हरकतों की सीडी है। उसे आप नहीं पहचाना है? वो दोनों ऑफिस वाले कमरे में पहुंचे। आप काफी देर से देवराज चौहान के केस पर हैं। क्या आपको नहीं पता कि कौन कौन उसकी पहचान का है? उसे लोगों से ज्यादा पहचान रखने की आदत नहीं है। उसका एक साथी जगमोहन है और एक सोहनलाल नाम का आदमी जो ताले खोलने में माहिर है। तिजोरी वॉल्ट सब खोलता है। सोहनलाल के बारे में मुझे पता है कि वो कहाँ रहता है। तो सोहनलाल से मालूम करो कि देवराज चौहान किधर मिलेगा। वो कुछ नहीं बताता। मैंने बहुत कोशिश कर रखी है। उसके मुंह से कुछ नहीं निकलवाया जा सकता। उसे मेरे हवाले कर दो। मैं कोई फायदा नहीं। मैं सोहनलाल को बेहतर जानता हूँ, वानखेड़े ने कहा। मतलब कि आप देवराज चौहान पर कभी हाथ नहीं डाल पाए? एक बार पकड़ लिया था, परंतु वो हेडक्वार्टर के सेल से भाग निकला। ये तो बुरा हुआ। मतलब कि कम लोगों से ही देवराज चौहान वास्ता रखता है। हाँ, जब डकैती करनी होती है तो अपनी जरूरत के मुताबिक लोग इकट्ठे कर लेता है। उनसे भी काम तक का ही वास्ता रखता है। काम खत्म तो रिश्ता खत्म। हर नए काम के लिए नए लोगों को साथ लेता है। बहुत कम,
शायद ही कभी पुराने लोग एक दो बार इस्तेमाल करता हो। अहमद जाफरी सिर हिलाकर रह गया। अब हमें इस मामले में क्या क्या करना है ये जान लो जाफरी, वानखेड़े बोला। ये तो हमें पता चल गया है कि इस मामले के पीछे देवराज चौहान है। उसी ने नेशनल ब्रेड की बस पर कब्जा किया है, ले भागा, बस में मौजूद 5 लोगों को मारा। सब कुछ सामने है, परंतु मैं अभी भी इस बात पर भरोसा नहीं कर पा रहा। इंस्पेक्टर अहमद जाफरी मुस्कुराकर बोला, कभी कभी अचानक हमारे सामने ऐसे हालात आ जाते हैं कि हम उस पर भरोसा नहीं कर पाते। अगर मैं कभी देवराज चौहान से ये जान सका कि उसने ऐसा क्यों किया तो जरूर पूछूंगा, वानखेड़े बोला। अब हमारा काम देवराज चौहान को ढूंढ कर पकड़ना, और ना पकड़ सकें तो शूट करना है। कानून किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं देता कि वो अपने मतलब की खातिर लोगों की जान ले, और देवराज चौहान ने तो 5 को मारा है। साथ ही हमें यह जानना है कि उस बस में क्या चीज थी जिसकी खातिर ये सब किया गया। इस बात का जवाब या तो हॉस्पिटल में पड़े घायल दे सकते हैं, या नेता राजेश चतुर्वेदी। चतुर्वेदी से मुलाकात करने का मैं इंतजार कर लूंगा, परंतु पहले हॉस्पिटल चलते। तभी टेबल पर पड़ा फोन बज उठा। इंस्पेक्टर असलम जाफरी ने तुरंत रिसीवर उठाकर बात की। आधा मिनट हूं हां कहकर बात करता, फिर रिसीवर रखकर बोला, काम की खबर मिली है, नेशनल ब्रेड की वो बस मिल गई है। अगला दृश्य। नेशनल ब्रेड की वो बस मुंबई से बाहर जाने वाले हाईवे के किनारे के जंगल में खड़ी थी। कुछ दूरी पर गांव था। वहां के कुछ लोग वहां से निकले और बस के शीशे पर पड़े खून के छींटे और वीराने में खड़ी बस देखी तो उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया। इस तरह बस का पता चल गया था। बस के केबिन में हर तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था, जिससे स्पष्ट पता चलता था कि यहाँ कैसी दहशत फैली होगी। पीछे वाली सीट के पास नीचे 2 गनें भी पड़ी मिली। बस का पीछे का दरवाजा खुला हुआ था और भीतर कुछ भी नहीं था। बस का फर्श खाली नजर आ रहा था। इस वक्त यहाँ पुलिस हर तरफ फैली हुई थी। इस जगह के थाने का इंस्पेक्टर भी पुलिस के दल के साथ वहां आ पहुंचा था, और फिंगरप्रिंट टीम और जांच दल वाले अपना काम कर रहे थे। बस के पास पीछे के खुले दरवाजे के पास अन्य किसी बस या ट्रक के टायरों के निशान थे, जिससे यह समझ पाना आसान था कि बस के दरवाजे के पास किसी अन्य वाहन को खड़ा करके बस का सामान निकालकर उसमें रख कर ले जाया गया है। पुलिस की टीमें फुर्ती से काम कर रही थी। बस खाली है, उसमें रखा सामान देवराज चौहान और उसके साथी निकाल कर ले गए, जाफरी ने कहा। सब कुछ पहले से ही तय कर रखा था, वानखेड़े उखड़े स्वर में बोला। यहाँ पहले से ही कोई बस या ट्रक लेकर मौजूद था। बस के यहाँ पहुंचते ही बस का सामान ट्रांसफर किया और वो लोग अपने वाहन को लेकर चले गए। काफी चालाकी से काम करता है देवराज चौहान। वो अपना काम बढ़िया करता है, लेकिन इस बार से पहले हत्याएं उसने कभी नहीं की। कभी तो शुरुआत होनी ही थी। ऐसे लोग अपना काम पूरा करने के लिए कुछ भी कर जाते। देवराज चौहान कुछ भी कर जाने वालों में से नहीं है। जाफरी ने वानखेड़े को देखा और गंभीर स्वर में बोला, देवराज चौहान के लिए आप अपने दिल में बहुत नर्म ख्याल रखते हैं, ये अच्छा नहीं है। वानखेड़े मुस्कुराया, फिर बोला, मैं कानून का रक्षक हूं और अपराधी के लिए मन में कभी भी नरमी नहीं रखता। मौका आया तो ये बात तुम जान लोगे। देवराज चौहान के बारे में जो ख्याल मेरे मन में है वो बता रहा। ख्यालों में भी इतनी नरमी नहीं होनी चाहिए वानखेड़े साहब, जाफरी ने शांत स्वर में कहा। तुम नहीं समझोगे। वानखेड़े ने गहरी सांस ली। जांच दलों का काम खत्म हो गया तो पुलिस वहां अपना काम करने लगी। बस के खाली फर्श पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखा कि सोचा जा सके कि वहां क्या क्या सामान हो सकता था। फर्श पर से भारी सामान खींचे जाने का निशान दिख रहे थे। वो निशान ब्रेड क्रेटों के पहले से भी बड़े हो सकते थे। वानखेड़े और जाफरी वहां घंटा भर व्यस्त रहे। जो चेक करना था कर लिया था। बाकी सब कुछ तो फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट, अन्य जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही किया जाना था। हमें नेशनल ब्रेड वालों से भी पूछना है कि उनकी बस, जाफरी ने कहना चाहा। जरूर पूछेंगे, लेकिन उनका जवाब यही होगा कि बस में उनके आदमी नहीं थे और फलां जगह बस खड़ी थी, वहां से चोरी हो गई, वानखेड़े बोला। जबकि मेरे ख्याल से नेशनल ब्रेड का मालिक भी राजेश चतुर्वेदी की पार्टी का सदस्य है।
आपका मतलब कि वो भी इस मामले में है? होना तो चाहिए। चतुर्वेदी का इस मामले में संबंध होना इस बात की तरफ इशारा करता है। फिर तो ये मामला और भी गंभीर होता जा रहा है। पता तो चलने दो कि बस में था क्या। वानखेड़े गंभीर स्वर में कहा। हॉस्पिटल चलना है अब। वानखेड़े अपनी कार में जा बैठा। जाफरी बगल में आ बैठा और कार आगे बढ़ा दी गई। देवराज चौहान सिर्फ बड़ी दौलत पर हाथ डालता है, वानखेड़े ने कहा। आपका मतलब कि बस में से दौलत ले जाई गई है? अभी तक कोई राय राय कायम नहीं कर सका। तभी वानखेड़े का मोबाइल बजने लगा। दूसरी तरफ देवी शंकर था। वानखेड़े ने बात की। ये मैं टीवी पर क्या सुन रहा हूं? तुमने टीवी वालों से कहा कि ये काम डकैती मास्टर देवराज चौहान ने किया है? हाँ। पर ऐसा तुम कैसे कह सकते हैं? फोटोग्राफर द्वारा मौके पर ली गई फिल्म हमारे पास है देवी। उसमें देवराज चौहान है, वानखेड़े बोला। ओह, पर तुम तो देवराज चौहान के बारे में कहा करते थे कि वो किसी की जान लेकर नहीं दौलत लूटता। इसी बात ने तो मेरा दिमाग खराब कर रखा है। ये तुम जानो। वो बस मिल गई है, उसे देखा क्या? हाँ, काम का कुछ नहीं मिला, बस खाली थी। पुलिस के एक्सपर्ट जांच कर रहे हैं। बस खाली थी। बस खाली थी से क्या तुम्हारा मतलब है? क्या बीच में कुछ होना चाहिए था? हाँ, मेरे ख्याल में कोई कीमती सामान होना चाहिए था, वानखेड़े बोला। नेता राजेश चतुर्वेदी का फोन आया इंस्पेक्टर असलम जाफरी को कि बस की खबर लगते ही फौरन उसे बताए। उस बस में उसका उसका हाथ सामान रखा गया है जो कि निकालना है। उस बस में उसका खास सामान रखा था जो कि निकालना है। इसके लिए जाफरी को उसने 1 करोड़ की ऑफर दी है। तो ये मामला नेता चतुर्वेदी से जुड़ा है। नेशनल ब्रेड वाला भी चतुर्वेदी की पार्टी का आदमी है। स्पष्ट है कि बस में गुपचुप तरीके से कुछ ले जाया जा रहा था, परंतु देवराज चौहान को इसकी खबर लग गई और अब सब कुछ सामने है। ये तो मामला और भी गंभीर हो गया। तुमने प्रेस को चतुर्वेदी के बारे में नहीं बताया? अभी नहीं, जब वक्त आएगा बता दूंगा। मैं चतुर्वेदी को छोड़ने वाला नहीं, अगर उस पर कुछ साबित हो गया तो देखो तो अभी मामला क्या रुख लेता है। देवराज चौहान का कुछ पता चला? अभी वक्त नहीं मिला उसकी तरफ ध्यान देने का। मैं मामले को समझने की चेष्टा में हूं। मेरी जरूरत पड़े तो बताना। बातचीत खत्म होते ही वानखेड़े ने जाफरी से कहा, चतुर्वेदी को फोन करके बस मिलने की बात बताओ और कहो कि हम उससे मिलना चाहते हैं। इंस्पेक्टर असलम जाफरी ने फोन निकालकर चतुर्वेदी को फोन किया। बेल जाने के बाद चतुर्वेदी की आवाज कानों में पड़ी। हेलो। नेताजी नमस्कार। मैं इंस्पेक्टर असलम जाफरी। मुझे अभी भी पता चला है कि नेशनल ब्रेड की वो बस मिल गई है, उधर से चतुर्वेदी ने गंभीर स्वर में कहा। इसी सिलसिले में फोन कर रहा हूं, जाफरी ने शांत स्वर में कहा। वो बस खाली है और उसमें कोई सामान नहीं है। जैसा कि आपने कहा था कि उसमें आपका सामान पड़ा है। बस के केबिन में गोलियों के निशान और खून फैला है। वो सामान निकाल लिया गया है वहां से उन लोगों ने जिन्होंने ये काम किया है। किसने किया, कुछ पता लगा? पता चल चुका है। टीवी पर इस समय बताया जा रहा होगा कि ये काम डकैती मास्टर देवराज चौहान ने किया ये। उधर से चतुर्वेदी का चौंका स्वर आया। जी हाँ, हमने ही प्रेस वालों को ये बताई ये बात, और तुम पुलिस वाले बेकार होते जा रहे हो। राजेश चतुर्वेदी उधर से गुस्से से कह उठा। अपराधी खुलेआम घूमते रहते हैं और तुम लोग उन्हें पकड़ नहीं पाते, मारते नहीं। जानते हो हमारी पार्टी का कितना बड़ा नुकसान कर दिया देवराज चौहान ने। उस बस में क्या सामान रखा था नेताजी? इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। असलम जाफरी के चेहरे पर गुस्से के भाव उभरे। नेताजी, जब तक पुलिस को इस बात का जवाब नहीं मिलेगा तब तक पुलिस ठीक से काम नहीं। तुम लोग देवराज चौहान को ढूंढो और हम आपसे मिलना चाहते हैं नेताजी। मेरे पास बेकार की बातों के लिए फुर्सत नहीं। जाफरी ने होंठ भींच लिए परंतु बेहद आराम से बोला। मेरे सीनियर इंस्पेक्टर साहब मेरे पास बैठे हैं, बेहतर है कि आप उनसे बात कर लें। जाफरी ने कान से फोन हटाकर वानखेड़े की तरफ बढ़ाते हुए कहा, नेताजी के पास बेकार के कामों की फुर्सत नहीं है, मतलब कि हमसे मिलने के लिए। वानखेड़े ने सड़क किनारे कार रोकते हुए कहा, तुम ड्राइव करो। साथ ही उससे फोन ले लिया।
जाफरी और वानखेड़े ने बाहर निकलकर जगह बदल ली। कार फिर सड़क पर दौड़ने लगी। नमस्कार चतुर्वेदी साहब, वानखेड़े फोन पर बोला। मेरा वक्त मत खराब करो, चतुर्वेदी की आवाज कानों में पड़ी। जो कहना है फौरन कहो। शहर में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, परंतु पुलिस उन्हें रोक नहीं पा रही। बेकार होती जा रही है पुलिस। देवराज चौहान सरेआम 5 लोगों को गोलियां मारकर, लाशें बिछाकर बस ले भागता है, और पुलिस वाले रहते वक्त बस को ढूंढ नहीं। बस में क्या था जिसे देवराज चौहान ने पा लिया? वानखेड़े बोला। पार्टी का महत्वपूर्ण सामान था। देवराज चौहान सिर्फ बड़ी दौलत पर हाथ डालता है। सामान के नाम पर क्या था चतुर्वेदी साहब? ये नहीं बताया जा सकता। ये तो आपको बताना पड़ेगा। इसका पता लगे बिना पुलिस ठीक से तफ्तीश नहीं कर सकती। तुम लोग सिर्फ देवराज चौहान को ढूंढो जिसने। लेकिन हमें ये तो पता चले कि देवराज चौहान क्या ले गया है, हमने क्या बरामद करना है उससे। मैंने कहा ना, देवराज चौहान को ढूंढो, उसे पकड़ो और मेरे पास लाओ। तगड़ा इनाम मिलेगा और मेरी शाबाशी भी। वानखेड़े ने मुस्कुराकर गहरी सांस ली। जाफरी ने एक निगाह वानखेड़े पर मारी। तो आप नहीं बताएंगे कि बस में क्या सामान रखा था? नाम क्या है तुम्हारा? उधर से चतुर्वेदी ने गुस्से से पूछा। इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े। मेरी सीट हेडक्वार्टर में है। तुम बार बार क्यों पूछ रहे हो कि बस में क्या था, जब तुम्हें बता दिया कि मेरा सामान था, पार्टी का सामान था जो कहीं भेजा जा रहा था। वो देवराज चौहान ने लूट लिया। देवराज चौहान को ढूंढो और। मैं आपका नौकर नहीं हूं नेताजी। वानखेड़े की आवाज में सख्ती आ गई। कानून को पता है कि उसने कैसे काम करना है। आप सलाह मशवरा मत दें। मैं सीधी तरह पूछ रहा हूं कि बस में क्या सामान था। तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मेरे से इस तरह पेश आओ? उधर से राजेश चतुर्वेदी ने कहा। मैंने आपसे कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ पूछताछ के नाते पूछा है कि बस में क्या सामान था। पुलिस के लिए ये जानना जरूरी है, तभी आगे का काम ठीक से हो सकेगा। आप कानून से सहयोग नहीं कर। मैं तुम्हारी ऐसी जगह ट्रांसफर करा दूंगा कि तुम बहुत पछताओगे। ऐसा क्यों करेंगे आप? क्योंकि तुम वो नहीं कर रहे जो मैं कह रहा हूं। मैं आपका नहीं, सरकार का नौकर हूं। सरकार भी हमारी ही है। नेताजी, हमें मुलाकात करनी चाहिए कि हम आराम से बात कर सकें, क्योंकि। उधर से फोन कट गया। वानखेड़े ने कान फोन से हटाते हुए कहा। इन नेताओं से बात करना बहुत कठिन है। फोन बंद कर दिया। वानखेड़े साहब, जाफरी गंभीर स्वर में बोला, ये नेता अब आपकी शिकायत करेगा, शायद ट्रांसफर भी करा दे। ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नेता आते जाते रहते हैं, पुलिस अपनी जगह खड़ी रहती है। हमें ये पता करना ही होगा कि आखिर बस में था क्या। शायद हॉस्पिटल से उन घायलों से कुछ पता चल सके, अगर वो कुछ कहने लायक हुए तो। मेरे ख्याल में बस में पार्टी का पैसा चतुर्वेदी कहीं भेज रहा होगा, जाफरी ने कहा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। पैसा ज्यादा होगा तभी देवराज चांद इस मामले में आया। उसे खबर मिल गई होगी चतुर्वेदी बड़ी रकम इस तरह भेज रहा है। गोलियों के शिकार बने 5 लोग चतुर्वेदी के ही होंगे, ना कि नेशनल ब्रेड वालों के। देवराज चांद ने बहुत गलत किया इस तरह 5 लोगों को गोली मारकर। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि देवराज चांद ने इस तरह 5 लोगों को गोली मारी। जाफरी चुप रहा। तभी वानखेड़े का मोबाइल बजने लगा। दूसरी तरफ कमिश्नर देवी शंकर था। राजेश चतुर्वेदी का फोन आया था। वो बहुत गुस्से में था और तुम्हारी ट्रांसफर करने को कह रहा था। अच्छा। वो कहता है कि देवराज चौहान को पकड़ा जाए और सबसे पहले उसे देवराज चौहान से मिलने दिया जाए। मतलब कि देवराज चौहान से गुप्त मीटिंग करना चाहता है वो। मामला क्या है वानखेड़े? उधर से देवी शंकर ने पूछा। मेरे ख्याल में देवराज चौहान चतुर्वेदी की काफी मोटी दौलत ले उड़ा है। उस बस में शायद पैसा कहीं भेजा जा रहा था और देवराज चौहान को पता चल गया। अब चतुर्वेदी उससे मिलकर अपना पैसा वापस लेना चाहता है। ओह। देवी, चतुर्वेदी से मेरी बात कराना जरूरी है। चतुर्वेदी से मेरी बात करना जरूरी है, और वो बात करने को तैयार नहीं है। जैसे भी हो उसे हेडक्वार्टर बुलाओ और मुझे खबर करो। इस मामले के सिरे पर अगर देवराज चौहान है तो दूसरी तरफ चतुर्वेदी है। जब तक हमारे सामने बात क्लियर नहीं होगी तो हम कैसे मामले को संभाल सकेंगे? बुलाओ चतुर्वेदी को।
बुला, आना का नहीं करेगा वो आने में। मामूली बात है, उसे आना ही होगा। तेरे पास बातें हैं ना उससे करने को? बहुत है। मैं उसे बुलाने के बाद तुझे फोन करता हूँ। उधर से कमिश्नर देवी शंकर ने कहा। वानखेड़े ने कान से फोन हटाकर उसे बंद किया। आपकी काफी चलती है वानखेड़े साहब, जाफरी मुस्कुराकर बोला। वानखेड़े कुछ नहीं बोला। चलिए दोस्तों, ये तो बड़ा डिप्रेसिंग सा रहा यार। हमारे बंदे को धोखा दे गया कोई है। देवराज चौहान को, शरीफ आदमी को फंसा दिया किसी ने। कौन होगा? एक ही है, उसका जानी दुश्मन। ये वो वीरेंद्र त्यागी होगा, है ना? वही है। और वो दूसरा, वो जो मास्क बनाता है, क्या नाम है उसका? जगजीत। वो जगजीत देवराज चौहान का मास्क बनाता है, और ये कमीना देवराज चौहान का मास्क पहनकर और देवराज चौहान बनकर किसी भी जगह पर जाकर देवराज चौहान को फंसा देता है। मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी कहानी थी जिसमें पहली बार ये आया था त्यागी। वीरेंद्र त्यागी कौन सी कहानी में सबसे पहली बार आया था? इसे कोई लड़की लेकर आई थी, जहां तक मुझे याद है। देवराज चांद ने उसे अपनी टीम में शामिल किया, और अचानक इन्हें एक और बंदे की जरूरत पड़ गई। तो उस लड़की ने कहा कि मैं किसी बंदे को जानती हूँ, उसे बुला लेती हूँ। हाँ, एयरपोर्ट से हीरे लूटने थे जिसमें से, उस कहानी में था ये। मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी कहानी थी वो। कोई नहीं, आ जाएगा थोड़ी देर में। याद नहीं तो आप में से किसी भाई को डेफिनेटली याद होगा, वो बता देगा कौन सी कहानी थी वो। और फिर हम उस कहानी में से पता लगा लेंगे। खैर, तो यहां तक तो कहानी काफी अच्छी चल रही है। रही सही बात कि प्लानिंग फेल कैसे हुई। प्लानिंग फेल बहुत सही तरीके से हुई, यानी बहुत आसानी से फेल कर दी गई प्लानिंग। इतना आसान था नहीं, लेकिन अगर मान लो इस तरह हो जाए कि पीछे से गाड़ी आकर लगे, तो गाड़ी धकेल सकती है चलती गाड़ी को दूसरी गाड़ी के साथ। ओके, हो सकता है। वैसे मुझे यकीन तो नहीं है, पर खैर जो भी हो, अब हम देखते हैं। अच्छा दोस्तों, मैंने आप लोगों की सारे कमेंट्स और आ गए? नहीं, पुराने वाले ही। मैंने आप सब लोगों के कमेंट्स को रिप्लाई कर दिया था। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए आप सब ने, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं जो नए जुड़ते जा रहे हैं, और उनके कमेंट्स भी पढ़ने को मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जो पुराने दोस्त हैं, सनातन भाई हैं, हमारे शबीर भाई 2-3 दिन बाद आए। शबीर भाई, सब कुछ खैरियत से है ना? आपने कुछ दिन पहले किए नहीं थे कमेंट्स, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। नए भाई जुड़े हैं, श्याम सुंदर जी, बारिक जी, कृष्णा बहन भी रेगुलर कमेंट करती हैं, विजय भाई भी करते हैं, अजय जी हैं, वो एक आचार्य जी हैं, वो अमेरिका वाले। उनका कमेंट नहीं आया, काफ़ी दिन हो गए, मैंने देखा काफ़ी दिन, मतलब 3-4 बारी मैंने कमेंट रिप्लाई किए हैं, उनका कमेंट नहीं पढ़ने को मिला। अमर सिद्धू जी हैं, नए भाई आए हैं, गौरव, मनीष चौधरी जी, रिंकू जी। रिंकू जी का तो कल आया था कमेंट ये, हाँ। अ, विशेष विशेष भाई, मनीष भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। एक हमारे B R चोपड़ा जी हैं दोस्त, उन्होंने कमेंट किया था। मुझे तो एक बार ही लगा कि B R चोपड़ा, याद है ना आप सबको? B R चोपड़ा तो जो लोग मेरी एज ग्रुप के होंगे, यानी
जब भारत में केवल दूरदर्शन होता था और टीवी एक ही होता था, मोहल्ले में किसी एक के घर होता था। ये उस गोल्डन पीरियड के भारत की बात कर रहा हूं मैं। और उस वक्त संडे को, भाई साहब वो भी क्या दिन थे। इधर महाभारत चलनी है और संडे को एक ही छुट्टी है स्कूल से, और उधर ही मैच लगा हुआ है। मैच भी खेलना है, महाभारत भी देखनी है। तो कभी मैच कभी महाभारत बीच में छूट जाती थी। इसलिए मैंने अभी इस बारी क्या किया, मैंने बहुत से पुराने सीरियल देखे। जैसे मैंने व्योमकेश बख्शी देखा, यूट्यूब का मैंने बहुत फायदा उठाया। मैंने महाभारत सारा देखा। मैंने भारत एक खोज सारा देखा। कथा सागर मुझे मिला नहीं ठीक ठाक, मतलब नहीं नहीं मिली। एक आपको और बताता हूँ। एक ना दूसरा केवल सीरियल आया था। अच्छा वो शाहरुख खान का सबसे पहला टीवी सीरियल था। अब लोग कहेंगे नहीं वो सर्कस था पहला, सर्कस नहीं था। वही था पहला सर्कस, टीवी पर पहले आ गया था। उस सीरियल का नाम था दूसरा केवल। अ, तो ऐसे बहुत सारे सीरियल्स भी मैंने देखे। अच्छा लगता है। टेक्नोलॉजी ने काफी कुछ हमें एनेबल तो कर दिया है, हमें सक्षम बना दिया है कि हम अब पुरानी यादों को वापस देख सकते हैं। तो चलिए ठीक है दोस्तों, एपिसोड यहाँ खत्म होता है और अब हम मिलेंगे कल। जिन दोस्तों ने अभी भी हमें सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि कर लें, और जिन्होंने हमें कर रखा है सब्सक्राइब उनका दोनों हाथ जोड़कर धन्यवाद। अभी हम 6336 पर चल रहे हैं, या कह लो 6436 पर चल रहे हैं। सही रेट है। अच्छा अब दोस्तों याद दिला दूं एक बारी फिर से, कम्युनिटी पोस्ट पर आप लोग जाइएगा, जहां पोस्ट है और वहां पर हमने कहानियों के नाम लिखे हुए हैं। अभी तक 34 दोस्तों ने रिप्लाई किया है और 71% वोट डकैती का जादूगर और हांगकांग में डकैती को मिली है। तो अगली बारी इसकी तैयारी पक्की है मुझे लग रहा है। यानी कि ये तो नहीं हारती अब, है ना। ये कहानी नहीं अब हारती, अब ये तैयार है। तो 2 हफ्ते के बाद ही आएगा अब नई वोटिंग का नंबर। कुछ लोगों ने कहा हुआ था गुरु का गुरु, लेकिन गुरु का गुरु नहीं, अब हम डकैती का जादूगर और हांगकांग में डकैती ही शुरू करेंगे। उसके बाद हम रफ्तार, गुरु का गुरु, ठेकेदार। ठेकेदार और टक्कर 2 हिस्सों में है, इसलिए मैंने सामने सामने नाम लिख दिए हैं ताकि याद रहे कि भाई एक बारी अगर आ गया तो वो कहानी फिर दोबारा वोटिंग नहीं होगी। क्योंकि लगातार दोनों एपिसोड पढ़ने के बाद, दोनों पार्ट पढ़ने के बाद ही हम वोटिंग करवा सकेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। कहानी वार्ता को यूं ही देखते रहें, सुनते रहें अपने दोस्त विक्रम के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।